अब हम देखते हैं कि ऐसी समस्याएं जो दक्षिण एशियाई देशों में समान रूप से कायम हैं, सभी देशों में हैं, मोटा मोटा सभी देशों में ऐसी कौन सी कॉमन समस्याएं हैं, समान समस्याएं यानी कॉमन समस्याओं की यदि हम बात करें तो सबसे पहली समस्या है साफ्टा। साफ्टा क्या है? ये व्यापार के संबंध में किया गया एक समझौता है, साउथ एशियन देशों के द्वारा किया गया समझौता, जिस पे आगे थोड़ा और बातचीत होगी। अभी आप समझ लें कि ये व्यापार संबंधी समझौता है। इस व्यापार इसे संक्षेप में साफ्टा कहते हैं। छोटे देश जो हैं, इन 8 देशों में जो छोटे छोटे देश हैं, उनका कहना है कि साफ्टा के बहाने भारत अपनी विच व्यापार को लाद रहा है। उनके मन में ये शंका है कि साफ्टा के बहाने भारत अपने माल, अपने व्यापार को हम पर लाद रहा है। ये किनका विचार है? छोटे देशों का। और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के बावजूद उनके समाज को उतना फायदा नहीं मिल रहा है। उनके पास उद्यम है, उनके पास समाज है, मौजूदगी है, व्यावसायिक मौजूदगी, लेकिन कम मात्रा में है, क्योंकि संख्या कम है, क्षेत्रफल कम है। तो उनका कहना है कि भारत इस प्रकार बड़ा होने के नाते हम पर हावी हो रहा है और साफ्टा के दरवाजे से वो हम पर दबाव बना रहा है। एक और जहां छोटे देशों का ये सोचना है, तो दूसरी ओर भारत का क्या तर्क है? भारत कहता है कि साफ्टा से हर देश को फायदा होगा और मुक्त व्यापार, इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार से राजनीतिक मसलों को हल करने में फायदा होगा। ये भारत की सोच है। यानी साफ्टा के माध्यम से वो राजनीतिक मुद्दों के निराकरण का भी रास्ता देखता है। तो दोनों के जो विचार हो रहे हैं, छोटे देश बनाम भारत, उसके साफ्टा के मुद्दे को लेकर मतभेद है। और ये जो समस्या है सभी देशों के साथ है, सभी देशों के साथ बनी हुई है। दूसरी समस्या क्या है कॉमन, जो सब देशों की, वो है कि बहुत ज़्यादा आपसी मतभेद हैं सभी देशों में। 8 देश एक दूसरे से उलझे हुए हैं अन्य समस्याओं को लेकर, कुछ अन्य समस्याओं को लेकर ये सब उलझे हुए हैं। कुछ देश सीमा विवाद से, जैसे भारत चीन, भारत पाकिस्तान, ये सीमा विवाद को लेकर उलझे हुए हैं। कहीं बंटवारे को लेकर मनमुटाव है, नदी के पानी को लेकर बंटवारे को मनमुटाव है। भारत और बांग्लादेश, वहाँ नदी के पानी को लेकर झगड़ा है। उसके साथ ही भारत पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर परेशान है। भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाता है आतंकवाद का, पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है, और आतंकवादी गतिविधियां दिनों दिन भारत पाकिस्तान की सीमा पर बढ़ती जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप होते जा रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे पर तो आप अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान का रवैया। सतत रूप से पाकिस्तान ने कश्मीर पर अलगाववादी राग अलापा है, जबकि कश्मीर भारत का एक अहम अंग है, लेकिन पाकिस्तान उसे दूसरे नज़रिए से देखता है। इन सब कारणों से क्या हो गया है कि सदस्य देशों के हाथ ज़्यादातर उत्थान में नहीं, वे लोग भले एक साथ हैं लेकिन उनके दिल नहीं मिले हुए। वे लोग भले एक साथ हैं, दक्षिण एशिया के क्षेत्र हैं, लेकिन दिल उनके नहीं मिले हुए। बाय हार्ट दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। और यही हमारे जो सार्क की असफलता का कारण है, या सार्क की बहुत कम सफलता का कारण है। सार्क क्या है मैंने आपको बताया, साउथ एशियन एसोसिएशन, दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है, जिसका उद्देश्य था यहाँ पे विकास करना, जिसका उद्देश्य था यहाँ पे शिक्षा, व्यापार, तकनीकी विकास, टूरिज़्म आदि का विकास करना, एक दूसरे से सहयोग करना। मूल उद्देश्य था सहयोग। लेकिन सार्क वो परिणाम नहीं दे पाया जिसकी अपेक्षा थी। कारण क्योंकि
सभी देश एक दूसरे से उलझे हुए हैं, कुछ न कुछ मन मुटाव बना ही हुआ है, दुश्मनी बनी ही हुई है, दूसरे शक्तिशाली देशों की राजनीति भी हावी हो रही है और यही कारण है कि सार्क को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। तीसरी जो कॉमन समस्या है, कॉमन समस्या की बात कर रहा हूँ, तीसरी कॉमन समस्या है कि ये देश सब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, विश्वास की कमी है, बढ़ता अविश्वास। और ये विश्वास की कमी क्यों है? पुराना इतिहास कुछ ऐसा रहा है। मैं उस पुराने इतिहास की गहराई पे नहीं जाऊंगा, पर यदि आप शीत युद्ध के काल का अध्ययन करें, जो आपके 12वीं कक्षा का एक विषय रहा है, शीत युद्ध का काल, तो आप पाएंगे कि दक्षिण एशियाई देशों में शीत युद्ध काल में महाशक्तियों ने शतरंज की गोटियां खेली काफ़ी, और इन देशों को प्यादे की जैसा, शतरंज के प्यादे जैसा उपयोग करने की कोशिश की, एक दूसरे पर अविश्वास वैमनस्यता को बढ़ाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। तो जो कॉमन समस्या बनी हुई है वो है एक दूसरे पर विश्वास की कमी। और इसीलिए क्या होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दक्षिण एशियाई देशों की कुछ कॉमन समस्या को लेकर बात होती है, तो कॉमन समस्या रहते हुए भी ये देश अलग अलग राग अपनाते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, एक स्वर में अपनी बात नहीं रख पाते, जिसका फ़ायदा दूसरे देश, दूसरे क्षेत्र के लोग उठाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम बिखरे नज़र आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम एकजुट नहीं दिखाई देते, इसलिए हमारी आवाज़ दब जाती है, हमारी कोई सुनता नहीं। तो अविश्वास, बढ़ता अविश्वास। चौथा कारण, चौथी समान समस्या, दक्षिण एशिया के सारे झगड़े ऐसा नहीं है कि भारत और उसके पड़ोसी देश के ही साथ हों। अभी जो मैंने उदाहरण दिया उसमें मैंने बताया भारत पाकिस्तान का मुद्दा, मैंने भारत नेपाल का मुद्दा बताया, भारत बांग्लादेश का मुद्दा बताया। तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि सारी समस्या की जड़ भारत और अन्य देश हैं, उसकी जड़ में भारत एक तरफ और अन्य देश एक तरफ, ऐसा नहीं है। इन देशों के बीच में भी आपस में भी समस्याएं हैं। जैसे हम देखें तो बांग्लादेश और म्यांमार, नेपाल, इनके बीच में तो अनेक मुद्दे हैं। बांग्लादेश नक्शे में देखिए, उससे लगा हुआ म्यांमार और ऊपर नेपाल, इनके बीच में विवाद के बहुत से मुद्दे हैं, जिसमें जाति मूलक मुद्दा है। रोहिंग्या जाति को लेकर बहुत बड़ी समस्या चल रही है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में। और ऐसी नेपाल और भूटान, इनके बीच में भी बहुत समस्या है। अप्रवासियों को लेकर इन तीनों देशों के बीच में भारी तनाव बना रहता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये तीनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखाई देते हैं। रोहिंग्या एक वहाँ की जाति है म्यांमार की, किसी परिस्थितिवश ये लोग बिखर गए, शरणार्थी के रूप में यहाँ वहाँ चले गए, जिसमें भारत भी है। इनकी समस्याओं को लेकर ये देश सब उलझे हुए हैं, क्योंकि रोहिंग्या बहुत बड़ी संख्या में दूसरे देशों में चले गए हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो। और शरणार्थी के रूप में जो अन्य समस्याएं पैदा होती हैं, उसने अब विकराल रूप ले लिया है। और इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोहिंग्या समस्या को लेकर चर्चा होती है, चाहे वो यूएनओ हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे कोई और फोरम हो, तो ये सब देश साउथ एशिया के देश होते हुए भी एकजुट नहीं दिखाई देते, अलग अलग बातें करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो एक अगली कॉमन समस्या यदि मैं एक लाइन में बोलूं तो वो है एक दूसरे के बीच के झगड़े। उदाहरण, अप्रवासियों का मुद्दा।
अप्रवासियों के मुद्दे के साथ ही एक और जो चिंता का विषय इन देशों के बीच में है, बांग्लादेश और नेपाल आदि, वो है हिमालय का पानी। हिमालयी नदियां जो हैं, जो वर्ष भर पानी देती हैं, उसके बंटवारे को लेकर बहुत तनाव बना रहता है, क्योंकि हिमालय का पानी सतत रूप से आता है और इन देशों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और जहां पानी बाढ़ की स्थिति पैदा करता है और तो पानी छोड़ने पर दूसरे देश को समस्या हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक पानी हो जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है, अति पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। कई बार पानी कम होने पर एक और जहाँ देश बांध के माध्यम से पानी को रोक देता है, तो नदी का आगे का जो हिस्सा है वहाँ पे पानी नहीं रहता, तो वहाँ कम पानी होने की समस्या खड़ी हो जाती है और ये देश दूसरे देश को आरोप लगाते हैं। तात्पर्य यह है कि एक दूसरे के भारत और अन्य देशों के बीच तो झगड़े के मुद्दे हैं ही, पर देशों के बीच में भी, विभिन्न देशों के बीच में भी तनाव, झगड़े के बहुत से मुद्दे हैं और ये भी एक कॉमन समस्या बनी हुई है। अगला बिंदु, इन देशों को ये हमेशा डर बना रहता है, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है, कि भारत एक कहीं बहुत बड़ा देश है। उनको डर सतत रूप से सताता रहता है कि भारत कहीं बिग ब्रदर जैसा बर्ताव तो नहीं कर रहा है, और इस बिग ब्रदर के भय के कारण शंकाएं, अविश्वास बना हुआ है। भारत कहीं पर बड़े होने पर दबाव हम पर ना बना दे, ऐसा इन लोगों को हमेशा डर बना रहता है। और साथ ही दक्षिण भारत का जो भूगोल है, जहां भारत बीच में स्थित है, वहां भी अन्य देशों को ये चिंता है। भारत की सीमा को लेकर भी बहुत सारी चिंताएं हैं। तो निष्कर्ष ये कि अगली जो कॉमन समस्या है वह भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत का विशाल होना अन्य देशों के लिए तनाव का मुद्दा है। अंतिम कॉमन समस्या, समान समस्या जिससे सभी देश ग्रसित हैं साउथ एशिया के, वो है निर्धनता और आर्थिक पिछड़ापन। ये जो क्षेत्र है, भारत कितना भी विकसित हो, सच्चाई तो ये है कि 40% जनता अभी भी निर्धनता रेखा से नीचे है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी अशिक्षित है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी बहुत कम प्रतिदिन आय पर रहती है, प्रति व्यक्ति आय पर रहती है। और ये भारत को सार्क में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, उसकी तो ये स्थिति है, तो बाकी देशों की स्थिति आप सोच सकते हैं कितनी दयनीय होगी इन मामलों में, शिक्षा के मामले में, आर्थिक विपन्नता के मामले में, बीमारी के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, पिछड़ेपन के मामले में। तो एक अंतिम समस्या, लेकिन बहुत गहन समस्या है कि सभी देश आर्थिक दृष्टि से निर्धनता और पिछड़ेपन की मिसाल हैं। ये सभी देश मानव सूचकांक में बहुत गिरे हुए हैं, केवल श्रीलंका को छोड़कर। श्रीलंका जो है मानव सूचकांक की स्थिति में थोड़ा बेहतर है, और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ की जनसंख्या कम है। लेकिन बाकी सारे देश की बात करें तो गरीबी, बीमारी, भूखमरी, अकाल, पिछड़ापन, ये यहाँ के हमारे इसके लिए बड़े सामान्य शब्द हैं यहाँ के लिए। विकास बहुत कम देखा जाता है, और विकास कम क्यों है? राजनीतिक अस्थिरता क्यों है? उसके कारणों का हमने जिक्र किया है। तो कुल मिला के एक विषम चक्र बना हुआ है। तो ये 6 कॉमन समस्याएं और 2 मूल समस्याएं ये इस बात को बताती हैं कि दक्षिण एशिया की स्थिति कैसी है। एक नज़र हम सरसरी नज़र डाल दें यहाँ की आर्थिक स्थिति पर। इस क्षेत्र के देशों की आर्थिक स्थिति पर हम देखें तो इस चार्ट के माध्यम से आपको दिख जाएगा
कि तुलना करें, आप थोड़ा इसका अध्ययन करें जो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। कॉलम जो है, पहला क्षेत्र, देश का नाम, फिर क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, गरीबों का प्रतिशत क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है। इसमें आप देखिए कि कितना अंतर दिख रहा है। जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय और क्षेत्रफल, इसका थोड़ा अध्ययन करिए और अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष पे आइए। एक और जहाँ देखिए, अफगानिस्तान का जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है वो मात्र 18%, बांग्लादेश का वहीं 115। कल्पना करिए 18 और 115 में क्या तुलना है। और वहीं भूटान का 1.7। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बिलियन डॉलर में, प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं, बिलियन डॉलर में। अब यदि हम प्रतिशत में बदलें तो स्थितियां बदल जाएंगी, ये आंकड़े थोड़े से स्थान परिवर्तन हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बिलियन डॉलर में यदि बात कर रहे हैं और भूटान का यदि मात्र 1.7 दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ जनसंख्या बहुत कम है, क्षेत्रफल बहुत कम है। तो प्रतिशत में यदि बात करें तो हो सकता है इसका स्थान बेहतर हो। ऐसे ही आप देखिए प्रति व्यक्ति आय, अफगानिस्तान का 1400, बांग्लादेश का 2000, भूटान का 6000 से ऊपर। लास्ट बस दूसरी ओर भारत को देखिए, भारत की जनसंख्या कितने आगे, कितनी ज़्यादा है। और वहीं भारत का जो जन क्षेत्रफल देखिए वो भी कितना ज़्यादा है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में इस चार्ट से बड़ा स्पष्ट है कि हम बहुत ज़्यादा हैं। और चूंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ये कहना शायद गलत नहीं होगा, इसीलिए हमारा गरीबी की जनसंख्या का प्रतिशत भी ज़्यादा है, जो लगभग 27.5% है। ये 2005 का आंकड़ा है, 27.5। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1847 डॉलर, बिलियन डॉलर यदि दिखा रहा है तो वो इतनी बड़ी जनसंख्या का दिखा रहा है। इसे यदि हम पर व्यक्ति आय के रूप में तोड़ें तो मात्र 3800 डॉलर, मात्र 3800 डॉलर। और दूसरी तरफ मालदीव का देखिए तो वो 7700 डॉलर के आसपास आ रहा है, 7690। मालदीव का आता है 7690, यानी 7700 डॉलर के बराबर। भूटान का 6300 डॉलर के बराबर, श्रीलंका 6100 डॉलर। ये जो चार्ट है ये दक्षिण एशिया के देशों की आर्थिक स्थिति को एक तरीके से दिखाता है। और ये जो चार्ट बना है ये 2012 विश्व बैंक, जो सर्वमान्य संस्था है जिसके आंकड़े सर्वमान्य होते हैं, उसने देश और अर्थव्यवस्थाएं के तहत ये निष्कर्ष, ये आंकड़े तैयार किए हैं। तो इन आंकड़ों से आप आर्थिक स्थिति समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि स्थितियां कैसी हैं।